नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। हुलेलुइया खालिस्तानियों का कनाडिस्तान आज की तारीख में भारतवंशियों और सनातनियों के लिए दुनिया की दूसरी सबसे खौफनाक जगह है। पहली जगह बांग्लादेश है। इन दोनों जगहों को नर्क भी कहा जाए तो कम ही होगा। बात सिर्फ सनातनियों को निशाना बनाकर आतंकी हमलों भर का नहीं है। वह तो अपने ही देश में ना जाने कितने सालों से कश्मीर से पश्चिम बंगाल और केरल तक मासूम कीमत चुकाते ही रहते हैं इन हमलों में। लेकिन बांग्लादेश और कनाडा में फिलहाल भारत के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, अब कोई इब्बत नहीं कि इसका जिम्मेदार बूढ़ा बाइडन और उसका डीप स्टेट है। मकसद बहुत खतरनाक है। क्रोनोलॉजी भी पूरी तरह से साफ है। अमेरिका में बैठा भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी कम ईसाई आतंकी और ड्रग नेक्सस का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू दीपावली से पहले कहता है कि कनाडा में हिंदुओं को त्योहार नहीं मनाने देना चाहिए। डस्टबिन ट्रूडो अमेरिकी डीप स्टेट के साथ मिलकर तैयारी करता है और नतीजा ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले के रूप में सामने आता है। यह सिर्फ हिंदुओं पर हमला भर की बात नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक ऐसे हमलों का सिलसिला दिखता है जहां भारत की संप्रभुता को निशाना बनाया जा रहा है। ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर हमला असल में भारत सरकार पर हमला था, जिसे लेकर अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कनाडा में हिंसक अराजक माहौल है, जिसके बीच हमारे राजनयिकों को वहां काम करना पड़ता है। अराजकता को कनाडिस्तान सरकार ने संरक्षण भी दे रखा है। ब्रैम्पटन के ताजा हमलों में यह दिखा भी। कनाडा की पुलिस भी दंगाइयों में बराबर की भागीदार है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर सबूत के तौर पर सामने आ रहे हैं। आज के एपिसोड में अमेरिका की कठपुतली कनाडा और डस्टबिन ट्रूडो का पूरा कच्चा चिट्ठा है। कनाडा के जरिए अमेरिकी डीप स्टेट जो कुछ करवा रहा, चीजें कॉन्स्पिरेसी थियरी का हिस्सा भर नहीं, बल्कि एक भयावह सच्चाई है और भारत को अब इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। एपिसोड को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और पूरे मामले को लेकर के आपका क्या विचार है हमें बताना ना भूलें। दोस्तों, पहली बात तो यह कि पन्नू सिख है ही नहीं। सिख होता तो कम से कम दीपावली नहीं मनाने की बात तो नहीं करता। दिवाली का दिन तो उसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में याद ही होता। यह याद होता कि जहांगीर ने भारत के 52 राजाओं के साथ सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहब को क्यों कैद किया था और दिवाली के ही दिन उसने क्यों छोड़ा। पन्नू कुछ भी हो सकता है, सिख तो नहीं है। पन्नू अमेरिका में बैठकर रोज धमकी देता है, रेलों पर हमले, हवाई जहाजों को उड़ाने की धमकियां देता है, लेकिन अमेरिका इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बताते हुए कहता है कि कोई एक्शन हुआ क्या। कनाडा में दिवाली नहीं मनाने की धमकियां देता है और ब्रैम्पटन में निशाना बनाकर पूरी तैयारी के साथ हमला होता है। पुलिस दलबल के साथ हमला होता है। पूरी दुनिया देख रही है और थू थू कर रही है। क्या यह एक्शन नहीं है? अमेरिका से कनाडा तक खालिस्तानियों को कौन संरक्षण दे रहा है? पन्नू की धमकियों के बाद भारत से लेकर कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुलेलुइया आतंकियों का हर बार एक्शन नजर आता है। भारत में रेलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। निशाना कौन बना रहा है? भारत में नागरिकता कानून के नाम पर खालिस्तानियों ने जो गठजोड़ बनाया था और उसके बाद कश्मीर से केरल तक जो कुछ लगातार हो रहा है, क्या वह क्रोनोलॉजी भारतीयों की आंख के सामने नहीं है? कनाडा में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जाने की जरूरत है। पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। बात निज्जर की हत्या भर की तो है ही नहीं। अमेरिका, कनाडा के लिए ऐसे कीड़ों की कोई औकात नहीं। उनका मकसद दूसरा है। प्रयास असल में कनाडा के जरिए भारत में अराजकता का माहौल तैयार करना है। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया में पश्चिमी देशों के जहां जहां उपनिवेश थे, वहां वहां चीजें हुई। समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में, समूचे एशिया में, समूचे अरब में, अफ्रीका में और हर उस जगह जहां बूट पहनकर व्यापार के बहाने पश्चिम के सभ्य लुटेरे दुनिया लूटने पहुंचे थे, वहां पर दिखी। इराक, मिस्र, कोरिया, लीबिया, सीरिया, भारत, अफगानिस्तान, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, लीबिया, जापान, लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। अमेरिका और फाइव आइज में शामिल देश जो एक दूसरे को भाई मानते हैं, उन्होंने क्या किया? जब तक उल्लू सीधा करना था,
लाल कालीन बिछा करके दामाद की तरह अगवानी की और जैसे ही लगा कि वे अमेरिका और उसके भाइयों को चुनौती देने की स्थिति में आ चुके हैं, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। आज का ईरान, जो अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन है, कभी सबसे भरोसेमंद यार था। दुनिया के बहुत से देश अब भी गृह युद्ध में फंसे हुए हैं, जैसे सूडान, यमन, सीरिया और इराक में अंतहीन संघर्ष जारी है सालों से। सीरिया और इराक तो राजनीतिक विचारधारा वाले शक्तिशाली देश थे और अमेरिका को चुनौती देने में भी सक्षम थे। आज परिदृश्य से गायब हो चुके। लीबिया कहां चला गया किसी को पता भी नहीं है और मिस्र अब तक आर्थिक अस्थिरता में है, जिसे किसी और ने नहीं, भारत ने अपना हाथ बढ़ा करके बचाया। अफ्रीका के देशों की भी हालत बिल्कुल ऐसी ही है। जापान से भी चुनौती का डर था। हिरोशिमा नागासाकी में जो किया पश्चिम ने, आज भी वहां उसके निशान मौजूद हैं। जो किया अमेरिका ने, आज भी उसके निशान मौजूद हैं। हुले लुइया, खालिस्तानियों और इस्लामोफोबिया के नाम पर अमेरिका जो भारत के खिलाफ कर रहा है, उसकी क्रोनोलॉजी समझना रॉकेट साइंस नहीं है। तेल और दूसरी चीजों से अरब के तमाम दोस्तों की संभावित चुनौती को लेकर अमेरिका, उसके डीप स्टेट, उसके भोंपू मीडिया ने मुहिम चला करके इन देशों को खत्म किया, उनके पीठ में छुरा घोंपा। वैसा ही कुछ भारत के खिलाफ करना चाहते हैं, वह दिख रहा है। अमेरिका अपनी मुहिम कनाडिस्तान के खालिस्तानियों के जरिए पाकिस्तान और भारत की नसों में दौड़ रहे उसके सिंडिकेट के जरिए करना चाहता है। पंजाब को उड़ता पंजाब बनाने वाले डस्टबिन ट्रूडो का ड्रग कार्टल अब भारत में पहले जैसा धंधा नहीं कर पा रहा। ड्रग की खेप पंजाब से बॉलीवुड तक पकड़ी जा रही है। अमेरिका से कनाडा तक के भ्रष्ट साम्राज्यवादी नेताओं की कमाई का सबसे बड़ा जरिया यही है। इसी इकोनॉमी के दम पर दुनिया में आतंक और अराजकता का साम्राज्य चलाया जाता है। कनाडा ये व्हाइट कॉलर बिजनेस खालिस्तानियों के दम पर ही चलाता है। चूंकि कनाडा की सीमा अमेरिका से लगी हुई है, तो अमेरिका अपने सभी आपराधिक असेट्स को कनाडा की जमीन से ही डील करता है। अभी कल परसों की ही बात है, कनाडा में 500 किलोग्राम ड्रग्स सीज किया गया। एक खालिस्तानी गगनप्रीत रंधावा को आरोपी बनाया गया है। अमेरिका में भी एक 29 साल के खालिस्तानी को कोकीन की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। वैसे डस्टबिन ट्रूडो भी कोकीन का शौकीन बताया जाता है। कनाडा दुनिया भर के आतंकियों, अपराधियों और माफियाओं की शरणस्थली है। कनाडा वो जमीन है जहां भारत के भगोड़ों को भी शरण मिलती है और पाकिस्तान के भी। भगोड़े कारोबारियों और राजनीतिक उत्पीड़न के नाम पर दूसरे देशों के नेताओं को भी जगह देता है और उनके जरिए किसी भी देश का पंच बन के न्याय के नाम पर अपने कारोबारी हितों को पूरा करता है। इन्हीं आपराधिक असेट्स के जरिए समय समय पर जियोपॉलिटिक्स में वह चीजों को इस्तेमाल करता है अमेरिका। जबकि कनाडा या उसके तमाम पट्टीदारों की हकीकत यह है कि जिस जमीन को वे अपना बताते हैं, असल में वह भी लूटी हुई जमीन है, उनके बाप दाताओं की संपत्ति नहीं है। अब सवाल है भारत क्यों उनके निशाने पर है। जहां तक बात अमेरिका या कनाडा को भारत से दिक्कत की है, तो उसमें कई वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत पिछले 2.5 दशकों के प्रयासों की वजह से, जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शुरू हुआ था, आइसोलेशन से बाहर निकल चुका है। अब भारत दुनिया का बड़ा गेम प्लेयर है, खासकर कोविड के बाद। भारत ग्लोबल साउथ का अगुआ कैसे बना, पिछले कुछ एपिसोड्स में इस पर बात हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि भारत आइसोलेशन से निकल चुका है, तो यह बात अमेरिका और दूसरे तमाम देशों को पच नहीं रही है। भारत के पास मैन पावर की पूंजी है, प्रतिभा है, दुनिया का एक सबसे बड़ा बाजार भी है। भारत अब अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल खुद के लिए कर रहा है, खुद के लिए करना चाहता है। तो यही बात दुनिया को, खासकर पश्चिम को, फूटी आंख पसंद नहीं आ रही। कांग्रेस राज में तो वही होता था जो अमेरिकी और उसके दोस्त चाहते थे, अब नहीं होता। आपने कुछ लोगों को कहते सुना भी होगा कि भारत की आजादी असल में मोदी की ताजपोशी के साथ शुरू हुई। सैद्धांतिक रूप से नहीं, मगर व्यावहारिक रूप से यह नजर आता है। इसे यहां सिर्फ एक उदाहरण से समझा जा सकता है। दोस्तों, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, संयुक्त राष्ट्र चाहता था कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय संधि पर भारत हस्ताक्षर कर दे। अमेरिका और पश्चिमी देशों के इशारे पर 1961 में यूएन ने यह अंतरराष्ट्रीय संधि बनाई थी। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश भांग और गांजे को लीगलाइज करते हैं
और यह संधि सिर्फ इसलिए थी कि भारत जैसे तमाम देशों में शराब का बड़ा बाजार बनाया जा सके, जिससे विदेशी कंपनियां मुनाफा कमा सकें। नेहरू ने संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन वे शराब कारोबारियों के लिए चाह कर भी भारत के दरवाजे नहीं खोल पाए। विरोध हुआ था। भारत में भांग और गांजे का एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रहा है, और शराब की परंपरा भी भारत में किसी भी देश से पुरानी ही होगी। लेकिन ये चीजें भारत में एक सामाजिक मर्यादा में थी। जो काम नेहरू नहीं कर पाए, उसे सालों बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के ठीक बाद सोनिया गांधी जी ने पूरा करवाया। अमेरिकी शराब कंपनियां विजय माल्या के जरिए भारत में घुसी। उसके बाद तो जो शराब की होड़ भारत में शुरू हुई वह अकल्पनीय है। आज अपने आसपास देख लीजिए और सोचिए कि कौन आबाद हुआ, कौन बर्बाद हुआ। एक कानून से, एक चीज बनाने से। 90 से पहले ऐसी दशा नहीं थी। दुर्भाग्य यह है कि राजीव ने जो कानून बनाया उसकी हैसियत उन्हें जनता के वोटों से मिली थी, भारतीय जनता के वोटों से मिली थी। इस तरह के ना जाने कितने कानून बनाकर विदेशियों के हित साधे गए। 1947 में भारत को इसी बात के लिए आजादी मिली थी। पाकिस्तान के बोनस के साथ जो गोरे मुल्कों का भारतीय उपमहाद्वीप में एक डिप्लोमेटिक बेस था, या बेस अब भी है। यह आजादी मोदी और वाजपेयी के दौर में खत्म हुई। तो जो फसाद दिख रहा है फिलहाल, असल में वह ताकतवर विदेशियों की इसी खत्म हुई आजादी से उपजा फ्रस्ट्रेशन है। गोरे मुल्क दिक्कत में है। वह चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनकी दिक्कत को समझे, और भारत चाहता है कि गोरे मुल्क भी दुनिया की दिक्कतों को अपनी दिक्कत समझें, जो नहीं समझते। असल में यही मोदी सरकार की विदेश नीति है। कनाडा खालिस्तानियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, और इसकी शुरुआत 1890 के आसपास हुई थी। ब्रिटिश आर्मी में बड़े पैमाने पर भारतीय सैनिक थे, इसमें सिख जवान भी थे। सिखों का पहला जत्था मेजर केसूर सिंह के साथ कनाडा में पहुंचा था, जो कनाडा में रुका। दूसरे विश्व युद्ध में भी कई सिख न सिर्फ कनाडा बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम इलाकों में रुक गए, और बहुत सारे मजदूर सेवादार के रूप में वहां पर पहुंचे, और अभी भी लगातार पहुंच रहे हैं। गोरे मुल्कों ने डबल गेम खेला। पहले इंदिरा गांधी का इस्तेमाल सिखों को भड़काने के लिए किया, और बाद में कनाडाई खालिस्तानियों का इस्तेमाल उस चिंगारी को ज्वालामुखी बनाने के लिए किया। भिंडरावाले को हीरो बनाकर अकालियों की राजनीति को खत्म करना, और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए स्वर्ण मंदिर पर तोपों से हमला किया गया। भिंडरावाले के पीछे पाकिस्तान था, सरेआम था। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान और कांग्रेस, कूटनीति और कारोबार, पूरी क्रोनोलॉजी साफ है। 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद कांग्रेस के संरक्षण में सिखों का व्यापक नरसंहार हुआ। कनाडा की जमीन से ही एक भारतीय पैसेंजर प्लेन को उड़ाकर निर्दोष भारतीयों की जान ली गई। अमेरिका, कनाडा ने खालिस्तानियों का जमकर इस्तेमाल किया। क्यों किया? उन तमाम चीजों में किया जिसका जिक्र वीडियो में पहले ही किया जा चुका है। कनाडा की जमीन से ही चीजें डील हुई। पंजाब के सिखों में और कनाडा के सिखों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। पंजाब के सिखों ने ही उस ज्वालामुखी को अपने पैरों तले कुचल करके खत्म किया। कनाडा और पाकिस्तान में खालिस्तानियों को ट्रेन किया गया। कनाडा में खालिस्तानियों का AK-47 के साथ गन प्रैक्टिस के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इनके जरिए, खालिस्तानियों के जरिए पंजाब में ड्रग और हथियारों की खेप पहुंचाई गई। लोगों की मुफलिसी, गरीबी का इस्तेमाल किया गया, डरा धमका करके उनका समर्थन हासिल किया गया। एक और काम किया गया, मिशनरीज को भेजा गया पंजाब में। पंजाब में मिशनरीज का ताना बाना आम सिखों जैसा है। जैसे कनाडा के खालिस्तानी दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। फिलहाल पंजाब में खालिस्तान जैसा कुछ भी नहीं है। कनाडा में भी खालिस्तानी मुट्ठी भर हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार के संरक्षण की वजह से वे चारों तरफ दिखते हैं। कनाडा में खालिस्तानियों ने गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया है। रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए पंजाब से जाने वाले नौजवानों को शेल्टर देने, भोजन देने के बहाने उन्हें भारत विरोधी प्रोटेस्ट में जबरदस्ती ले जाया जाता है। उनकी आर्थिक कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। उनका इस्तेमाल अमेरिका और तमाम जगहों पर ड्रग पोर्टर के रूप में किया जाता है। उनके जरिए पंजाब में धर्मांतरण कराया जाता है। खालिस्तानी कनाडा में सेटल्ड सिखों से खालिस्तान आंदोलन के नाम पर जबरन चंदा भी वसूलते हैं। ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पंजाब की लड़कियों को शादी के नाम पर ले जाया जाता है और कनाडा में उनका नाना प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है। कनाडा में खालिस्तानियों को ना कहने का मतलब हत्या और उत्पीड़न है, और पुलिस नहीं आएगी।
जबकि कनाडा की हकीकत यह है कि आम सिखों की नाराजगी भारत से नहीं बल्कि इंदिरा राजीव और कांग्रेस से थी और अभी भी है। उल्टे 1984 के दंगों को लेकर वाजपेयी और मोदी सरकार ने न्याय की दिशा में जो काम किए उससे वे खुश हैं। खालिस्तानियों की हत्या हुई नहीं कि कनाडा सीधे भारत पर आरोप लगाता है, जबकि हकीकत यह है कि कनाडा ने जो आतंकी और गैंग अपने यहां पाल रखे हैं यह उसी का नतीजा है। अभी हाल ही में एक खालिस्तानी रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या मामले में कनाडा की कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वह दिलचस्प है। रिपुदमन सिंह मलिक 1985 में एयर इंडिया का जो पैसेंजर विमान उड़ाया गया था उसमें मुख्य आरोपी था। सरे में उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए थे, जबकि उसकी हत्या टैनर फॉक्स और जोस लोपेज नाम के अपराधियों ने की थी। उसकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई थी कि उसने 2022 में पीएम मोदी की तारीफ की थी, उन्हें पत्र भी लिखा था और भारत का समर्थन भी किया था। यह बात हुलेलुइया खालिस्तानियों और उनके अमेरिकी कनाडाई हैंडलर्स को पच नहीं रही। निज्जर जो कनाडा का नागरिक भी नहीं था, उसकी भी हत्या हुलेलुइया खालिस्तानियों की आपसी रंजिश का नतीजा थी। पूरी दुनिया देख रही है कि पश्चिम किस तरह कानून, मानवीयता और बराबरी के नाम पर घटिया हरकतें कर रहा है। वो भारत की बढ़त से परेशान है। वो इसलिए कि भारत का कद बढ़ रहा है तो जाहिर है कि किसी ना किसी का कद कम हो रहा है, किसी ना किसी को नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि दुनिया आज की तारीख में खून का कारोबार करने वाले पश्चिमी देशों का रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती। और रवैया यही रहा दोस्तों तो पश्चिमी देश अलग थलग पड़ जाएंगे। बाकी मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी संप्रभुता और आंतरिक बाह्य सुरक्षा को लेकर किसी भी समझौते के मूड में नहीं है, कीमत चाहे जो चुकानी पड़े। भारतीय उच्चायोग के अफसरों की मौजूदगी में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर जिस तरह मोदी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कनाडा को लेकर के भारत के इरादे पूरी तरह से साफ हैं। भारत के पास कनाडा के अलावा ढेरों विकल्प हैं। मोदी यह भी जानते हैं कि कनाडा में हिंदुओं की आबादी सिखों से कहीं ज्यादा है और वे अब बटेंगे तो कटेंगे का मर्म समझ गए हैं। कनाडा में बहुतायत पाकिस्तानी और भारत विरोधी मुस्लिम देशों की आबादी भी है, जो करीब करीब 4.9% से ज्यादा है। कनाडा में खालिस्तानियों के साथ मुस्लिमों का यह गठजोड़, भारत विरोधी गठजोड़, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नागरिकता कानून और किसान आंदोलन के दौरान कनाडा की ट्रूडो सरकार के साथ हुलेलुइया खालिस्तानियों और मुस्लिमों गठजोड़ का भारत विरोधी चेहरा दिल्ली के आंदोलनों में दिख चुका है। कनाडा पर बड़ा एक्शन समय की मांग है, जिसका संकेत प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट में भी दिखा। भारत के लिए जर्मनी, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे विकल्पों की कमी नहीं है। हर कोई चाहता है कि भारतीय प्रतिभाएं, भारतीय कामगार उसके यहां आकर काम करें। लोग भारतीय छात्रों को अपने यहां आने के लिए आकर्षक पैकेज और सुविधाएं दे रहे हैं। जर्मनी, इजराइल जैसे देश तो तमाम रियायतों की घोषणा भी कर रहे हैं और हर तरह का श्रम भारत से लेना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया में जहां भी भारतीय हैं स्थानीय नियम कानूनों का पालन करते हैं, शांति से रहते हैं, स्थानीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। कनाडा भारत की मजबूरी नहीं है। डस्टबिन ट्रूडो को यह समझना चाहिए। अलबत्ता भारत जरूर कनाडा की मजबूरी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि कनाडा जिस लैंग्वेज को समझे उसे उसी तरह समझाना बेहतर होगा। बात बहुत दूर तक जा चुकी है। अब अगर सख्त कदम भी उठाने पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। कनाडा के बहाने पूरी दुनिया को एक सबक देना भारत के भविष्य की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए टॉपिक पर बात होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, एक कमेंट करके अपनी भी राय जरूर दें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।